हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम 300। आज हम इलाहाबाद हाई कोर्ट आर का 10 दिसंबर का शिफ्ट 2 का पेपर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इनमें से एनालॉजी का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन 546 591 से रिलेटेड है, वैसे 963 किससे रिलेटेड होगा? तो इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा। लॉजिक देख लेते हैं। लॉजिक है 546 में 45 ऐड करने पे 551 मिलेगा, उसी तरह से 963 पे 45 ऐड करने पे 1008 मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, ये भी एनालॉजी का ही क्वेश्चन है। सीई वी एक्सवी से रिलेटेड है, तो जी और जे किससे रिलेटेड होगा? तो इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा। इसमें अपोजिट चल रहा है, जैसे सी का अपोजिट एक्स हो जाता है, ई का अपोजिट वी होता है, जी का अपोजिट टी होगा और जे का अपोजिट क्यू होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी एनालॉजी का ही है। जैसे 827 से रिलेटेड है, तो वैसे ही ऑप्शंस में से कौन इस एनालॉजी को फॉलो कर रहा है? तो इसमें ऑप्शन 4 हो जाएगा। पहले लॉजिक समझते हैं। 8 जैसे 2 का क्यूब है, 27 जैसे 3 का क्यूब है, वैसे ही चौथे ऑप्शन में 216 6 का क्यूब होता है और 343 जो है वो 7 का क्यूब होता है। यहाँ पे 243 लिखे हैं, यहाँ पे 343 होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, इसमें ऑड वन आउट पता करना है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा चौथा। लॉजिक देख लेते हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं EFKL, तो उसमें 5, 6, 11 और 12 सभी न्यूमेरिकल वैल्यू में। तो अगर हम दूसरे और तीसरे नंबर को देखें, तो 6 प्लस 5 11 हो गया है। इसी तरह सेकंड ऑप्शन में देखेंगे QRWX में, तो 17 हो गया, 18 होगा और 23। 18 में 5 23, तो सब में सेकंड वाले नंबर पे 5 ऐड हो रहा है, तब तीसरा वाला नंबर आ रहा है। इसी तरह तीसरे ऑप्शन में भी देखिए, 14 होगा, O का 15 होता है और T का 20 होता है, तो 15 5 20, 15 में 5 ऐड करेंगे तो 20 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर जब हम फोर्थ ऑप्शन देखेंगे, तो I का 9 होता है, M का 13 होता है। यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ 4 का है, यहाँ पे डिफरेंस 5 का होना चाहिए, इसलिए ऑड वन आउट HIMN हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी ऑड वन आउट निकालना है, तो जब हम चारों ऑप्शंस को इवेलुएट करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि जो 108 है, इनमें से सिर्फ यही 3 से डिविजिबल है, बाकी सारे 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये ऑड वन आउट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कोडिंग डिकोडिंग का है। इसमें फर्स्ट को कोड कर दिया URIHG से, तो हमसे पूछना है ह्यूमन का कोड क्या होगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4 SFNZM। इसका लॉजिक देख लेते हैं, तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। ये अपोजिट लॉजिक वाला चल रहा है। जैसे U का अपोजिट हो जाता है F, F का अपोजिट U होता है, I का अपोजिट R होता है, S का अपोजिट H होता है, T का अपोजिट G, H का अपोजिट S होता है, U का F, M का N, A का Z और M का N। तो सबके अपोजिट लिख लेंगे, हमको ऑप्शन मिल जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कोडिंग डिकोडिंग ये भी है। अगर हम J को 10 कोड कर रहे हैं, JAR को का कोड 29 हो गया है, तो पिकल का कोड क्या होगा? तो अगर हम देखें, तो J का 10 होता है, इसमें J 10 प्लस 1 प्लस R यानी कि 18। तो जब सबको हम ऐड कर देंगे न्यूमेरिकल वैल्यूज को, तो 10 11 11 18 29, तो सारी अल्फाबेट की न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर उन सबको ऐड कर दिया गया है। इसी तरह पिकल का P का 16 हो जाएगा, I का 9 हो जाएगा, C का 3 होता है, K का 11 होता है, L का 12, E का 5, सबको ऐड कर देंगे तो हमें ऑप्शन मिल जाएगा 56, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज? तो सीरीज देख लेते हैं। 83 है, 79 है, 71 है, 67, 59, 55 और आगे क्वेश्चन मार्क। तो जब हम इसको इवेलुएट करेंगे सीरीज को, तो हमें पता चलेगा कि पहले -4 हो रहा है, फिर -8 हो रहा है, फिर -4 होगा, फिर -8 होगा, फिर -4, इस तरीके से -4 और -8 अल्टरनेटिवली चल रहे हैं। तो इस सीरीज को फॉलो करने पे हमें ऑप्शन मिलेगा 47। 5 में हम 8 माइनस कर देंगे तो 47 मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एनालॉजी का ही है। कोडिंग डिकोडिंग समझ सकते हैं एक तरीके से। TEC HIG क्वेश्चन मार्क PQO और TUS। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट LMK। लॉजिक समझते हैं इसका। तो अगर हम सबको जो भी सीरीज दिए इनका कोडिंग कर दें, तो DEC इसका कोड हो जाएगा 453, HIJ इसका हो जाएगा 897 न्यूमेरिकल वैल्यू, X अभी हमको निकालना है, PQO 16 17 15, TUS 20 21 19। तो अगर हम देखें, तो 4 5 3 पहले वाले में, फिर हो गया 8 9 7, यानी कि लास्ट वाला जो नंबर आया है, यानी कि C में 5 ऐड किया गया है, तो H यानी कि उसकी वैल्यू 8 आ गई है। इसी तरीके से जो भी ये ग्रुप दिया है, इसके लास्ट वाले डिजिट में 5 ऐड करा जा रहा है। तो इस तरीके से 7 में 5 ऐड करेंगे 12, फिर +1 और फिर एक -1, तो 12 13 11। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बॉक्स वाली पजल है। तो ये बॉक्स दिया क्या है, लॉजिक देखते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, 18 पहला नंबर और लास्ट वाला नंबर दोनों को ऐड करके मल्टीप्लाइड बाय 2 कर रहे हैं। तो 18 20 ऐड करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 38 मिल जाएगा, और 38 को मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे तो हमें 76 बीच वाला नंबर मिल जाएगा। इसी तरीके से 55 में 47 ऐड करेंगे और उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 144। इसी तरीके से 16 और 13 को ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 29, मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे तो 58। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ट्रायंगल वाली पजल है। तो इसमें लॉजिक देखते हैं। तो इसमें 26 में 5 माइनस करेंगे, 24 में 5 माइनस करेंगे 21 मिलेगा, और 21 का स्क्वायर कर देंगे तो 441 हो जाता है। इसी तरह 31 का स्क्वायर करेंगे, सॉरी 31 में 7 माइनस करेंगे, 31 में 7 माइनस करेंगे तो हमें 24 मिलेगा, 24 का स्क्वायर 576। इसी तरीके से इस
x में क्या माइनस करें, x में 9 माइनस करें और उसका स्क्वायर करने पे 1156 है, तो 45, 45 में 9 माइनस करेंगे तो हमें 34 मिलेगा और 34 का स्क्वायर होता है 1156। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, x की जगह 45। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करने पे हमें ऑप्शन मिलेगा 1 पैरेंटल अंकल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पजल का है, इसमें सर्कल जो है त्रिभुज, आरेख में त्रिभुज क्रिकेट खिलाड़ियों को क्रिकेट खिलाड़ी त्रिभुज दर्शाता है, वृत्त जो है वो तैराकों को दर्शाता है तथा आयत जो है जो छात्रों को दर्शाता है। तो हमें बताना है कि कितने स्टूडेंट हैं जो कि स्विमर हैं, तैराक हैं बट क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो उनकी संख्या क्या हो जाएगी, 17। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेन डायग्राम से है, तो इसमें पूछ रहा है ये तीन किसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो पॉन्ड, वाटरफॉल और रिवर तीनों ही वाटर बॉडीज हैं और एक दूसरे के अंदर नहीं आ सकती है, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। इंडिया, मानसून और डेजर्ट ये भी तीनों अलग अलग चीजें हैं, ये भी नहीं हो सकता। फर्नीचर, प्लास्टिक और बैग, प्लास्टिक और बैग जो है वो फर्नीचर से बिल्कुल अलग है, तो ये भी नहीं होगा। अगर हम इसको देखें थर्ड फोर्थ ऑप्शन फर्नीचर, बैग और टेबल, तो बैग बिल्कुल अलग हो गया और फर्नीचर के अंदर टेबल आ गया, तो ये ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन डाइस प्रॉब्लम है, तो हमें 3 डाइस की पोजीशन दी गई है। हमसे पूछा है व्हिच नंबर इज ऑन द फेस ऑफ अपोजिट ऑफ 2, तो 2 के अपोजिट कौन सा होगा, तो 2 के अपोजिट 5 हो जाएगा। एक कॉमन फेस लेंगे फिर क्लॉकवाइज चलाएंगे तो हमें 5 मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि 35 बच्चों की 35 बच्चे हैं एक क्लास में, उसमें अमन की रैंक जो है वो ऊपर से 6वीं है और राज जो है वो 7 रैंक नीचे है अमन के, तो हमसे राज की रैंक पूछ रहा है। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो राज अगर अगर अमन से अमन जो है वो 6वां है टॉप से और राज उसके 7th रैंक बिलो है, तो राज की टॉप से पोजीशन कितनी हो जाएगी, 13वीं हो जाएगी। तो बॉटम से उसकी पोजीशन निकालने के लिए क्या करेंगे, 35 स्टूडेंट है तो टॉप वाली पोजीशन से माइनस कर देंगे, उसके टोटल से टॉप वाली पोजीशन माइनस कर देंगे, 35 से 13 माइनस कर देंगे तो हमें 22 ऑप्शन मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन डायरेक्शन का है। हमसे कह रहा है कि यदि दक्षिण पूर्व दिशा को उत्तर बना दिया जाए, उत्तर पूर्व को पश्चिम बना दिया जाए, इसी तरह दक्षिण दिशा, तो दक्षिण दिशा कौन सी दिशा बनेगी, तो डायरेक्शन बना लेते हैं हम लोग। तो हमसे कह रहा है कि नॉर्थ वेस्ट को यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर बना दिया है, तो दक्षिण पूर्व नॉर्थ वेस्ट को नॉर्थ बना दिया, 45 डिग्री पे रोटेट कर दिया हमने क्लॉकवाइज। इसी तरह साउथ ईस्ट जो है, ये जो है सॉरी साउथ ईस्ट को हमने नॉर्थ बना दिया है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज लेके गए हैं 135 डिग्री, ये 90 डिग्री हो जाएगा और ये 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ऊपर की तरफ लगे। तो साउथ ईस्ट अगर नॉर्थ होगा तो साउथ ईस्ट का अपोजिट कौन सा होता है, नॉर्थ वेस्ट होता है। तो अगर साउथ ईस्ट नॉर्थ बन रहा है तो उसका अपोजिट वाला नॉर्थ वेस्ट जो है वो साउथ बन जाएगा। बस सिंपल सा लॉजिक है, तो पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है कि 9 संख्याओं का जो माध्य है वो 40 है, यदि प्रथम 5 संख्याओं का माध्य 38 है तथा अंतिम 5 संख्याओं का माध्य 50 है, तो 5वीं संख्या कौन सी होगी। तुमसे मिडिल नंबर पूछ रहा है, तो देख लेते हैं टोटल नंबर कितने हो जाएगा। भाई टोटल 9 नंबर है जिनका एवरेज है 40, तो टोटल अगर नंबर निकालें तो 90 इंटू 40 कर लेंगे, 360 की वैल्यू आ गई टोटल। और पहले 5 का टोटल निकालते हैं, तो पहले 5 का टोटल उसने बोला 38, तो उसकी टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 38 इंटू 5 एवरेज मल्टीप्लाई कर देंगे तो 190 मिल गई। इसी तरह लास्ट वाले 5 का जो टोटल वैल्यू होगी तो 50 से मल्टीप्लाई करके मिल जाएगी हमको 250। अब ये जो दोनों टोटल वैल्यू है, इसमें जो 5th डिजिट है वो 2 बार ऐड हुई है, तो उसको निकालने के लिए इन दोनों को ऐड करके और टोटल वैल्यू से माइनस कर देंगे। तो 440 से माइनस 360 तो हमें मिल जाएगी 80। तो 5वां नंबर क्या है, 80। अगला क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग है, ये भी कोड कर दिया गया है। अगर डिवाइड को प्लस मल्टीप्लाई को डिवाइड और प्लस को माइनस तथा माइनस को मल्टीप्लाई, देन इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है। तो सारे साइन पलटने के बाद हमें ऑप्शन मिल जाएगा 65। बॉन्ड मास लगा देना उसके बाद। अगला क्वेश्चन ट्रायंगल्स के ऊपर है, पूछ रहा है कि इसमें कितने ट्रायंगल होंगे इस फिगर में। तो इस फिगर में जो हम ट्रायंगल देखेंगे तो टोटल 30 ट्रायंगल होंगे। कैसे, तो इसमें अगर इस जो ये नीचे वाली लेयर है इसमें 4 है, बॉक्स है 1 2 3 4, तो इस लेयर से कितने ट्रायंगल बनेंगे, 10। बीच वाली लेयर से कितने बनेंगे, 10। ऊपर वाली लेयर से कितने बनेंगे, 10। 4 इसमें बॉक्सेस हैं तो हर 4 से 10 बनते हैं, 10 सबको ऐड कर देंगे तो 30 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये फिगर ए इज एम्बेडेड, ये जो फिगर ए है ये इनमें से किसके अंदर है। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये जो फिगर है सेकंड वाले ऑप्शन में हमको आराम से दिख जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग बोल रहा है कि अगर सर्टेन किसी कोड लैंग्वेज में कैंप टेम्प लैंप का मतलब होता है स्पीक द ट्रूथ, बैम्प टिम्प निम्प का मतलब होता है ऑलवेज सीक नॉलेज, और टिम्प लैंप सिम्प का मतलब होता है नॉलेज इज ट्रूथ, लिम्प बैम्प जिम्प का मतलब होता है नेवर सीक वायलेंस। तो आगे के क्वेश्चन हमको सॉल्व करने हैं। तो इसका सबसे आसान तरीका होता है जो जो कॉमन आपको दिख रहा हो दो दो पहले और सेकंड वाले में उसको अंडरलाइन कर लीजिए, गोला कर लीजिए या किसी तरीके से आइडेंटिफाई कर लीजिए। तो अगर हम पहले और इसमें तीसरे में देखते हैं, पहले और तीसरे ऑप्शन में देखते हैं, तो लैंप और लैंप पहले और तीसरे में कॉमन मिल रहा है, तो देखिए कॉमन क्या हो जाएगा पहले और तीसरे में, ट्रुथ, इधर लैंप कॉमन इधर ट्रुथ, यानी कि लैंप का मीनिंग ट्रुथ हो गया। तो पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि
लैंप का मतलब क्या है? तो ट्रुथ हो गया, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकंड सेकंड और फोर्थ अगर हम देखें तो सेकंड और फोर्थ में बैम्प और बैम्प इधर कॉमन है और इस तरफ देखें तो सीक कॉमन है, यानी कि बैम्प का मतलब हो गया सीक, तो बैम्प का मतलब सीक हो जाएगा। इसी तरह दूसरे और तीसरे में देखें तो टिम्प और टिम्प है और नॉलेज, तो टिम्प का मतलब नॉलेज होगा। इस तरह से हम डिकोड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हमसे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है कि सीप, तो बैम्प हो गया, निकाल लिया हम लोगों ने। अगला क्वेश्चन पूछा है, इससे शायद 3 क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है टिम्प किसको रिप्रेजेंट करता है? तो नॉलेज को। नेक्स्ट चलते हैं, एनालॉजी का क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि तिलेपिया इज रिलेटेड टू फिश, देन टील इज रिलेटेड टू। तो जैसे तिलेपिया जो है वो फिश फिश की प्रजाति है, वैसे टील जो है वो डक की प्रजाति है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द की एंड द की कैन बी यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अदर कीज टू परफॉर्म शॉर्टकट, मतलब 2 कीज बतानी है जो शॉर्टकट और स्पेशल टास्क परफॉर्म करने के लिए जरूरत पड़ती है जिनकी। तो कौन-कौन सी की है? कंट्रोल की और ऑल्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट, एक कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें नहीं है, तो क्या नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीएमपी का फुल फॉर्म क्या है? आईसीएमपी सॉरी किस लिए यूज किया जाता है? तो आईसीएमपी एरर रिपोर्टिंग के लिए यूज होता है। आईसीएमपी का फुल फॉर्म भी देख लेते हैं। आईसीएमपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ये एक एरर रिपोर्टिंग प्रोटोकॉल होता है। आगे बढ़ते हैं। डेस्कटॉप एंड पर्सनल कंप्यूटर आर आल्सो नोन एज, डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर को क्या बोलते हैं? तो माइक्रो कंप्यूटर्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि नंबर्स दैट आर रिटन इन बेस 10, वो संख्याएं जो कि आधार 10 के साथ लिखी जाती है तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें डेसिमल नंबर या दशमलव संख्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस, तो पहला कंप्यूटर वायरस के बारे में पूछ रहा है हमसे। तो पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था? क्रीपर था। इसमें 2 चीजें याद रखनी है। अगर हमसे कभी पूछे कि पहला कंप्यूटर वायरस कौन था? तो कि क्रीपर था। अगर हमसे पूछे पहला पर्सनल कंप्यूटर वायरस कौन सा था? पर्सनल कंप्यूटर वायरस, तो वो जो था वो ब्रेन था। और जो ब्रेन था ये पाकिस्तान के 2 भाई थे, अमजद फारूक अलवी और एक बशित, इन लोगों ने बनाया था। और जो पहला वायरस क्रीपर था ये 1962 के 62 में आया था, और जो पहला पर्सनल कंप्यूटर वायरस था वो आया था 1986 में। तो पहला कंप्यूटर वायरस क्रीपर है, पहला पर्सनल कंप्यूटर वायरस तो ब्रेन। आगे बढ़ते हैं। पूछा है प्रोटोकॉल इज सेट ऑफ रूल्स दैट कंसिस्ट, प्रोटोकॉल नियमों का एक ऐसा समूह है जिसमें होते हैं, तो क्या होते हैं? टीसीपी और आईपी। टीसीपी का फुल फॉर्म क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, एंड आईपी का इंटरनेट प्रोटोकॉल। आगे बढ़ते हैं। ये बोल रहा है कि डेटाबेस की एक अवैध रूप है, तो डेटाबेस की एक अवैध रूप है क्या? एटॉमिक प्राइमरी की, यानी कि एटॉमिक प्राइमरी की जो होता है वो डेटाबेस में ये की नहीं होती, बाकी सारी कीज होती हैं। और डीबीएमएस की, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बाकी की कीज देख लेते हैं। तो कौन कौन सी होती है? प्राइमरी की होती है, कैंडिडेट की होती है, सुपर की होती है, फॉरेन की होती है, अल्टरनेट की होती है, कंपोजिट की होती है और आर्टिफिशियल की होती है। ये सारी कीज होती है डीबीएमएस में। इनमें से देखिए एटॉमिक प्राइमरी की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टैबुलेटिंग मशीन was the first electrochemical machine, electromechanical machine developed by, प्रथम विद्युतीय सारणीय यंत्र को किसने विकसित किया था? तो हर्मन होलेरी ने। हर्मन होलेरिथ ने, इसमें हिंदी में गलत नाम दे दिया है, हर्मन होलेरिथ ने डेवलप किया था। आगे बढ़ते हैं। डॉस कैन नॉट रिट्रीव एनी डेटा फ्रॉम डिस्क इफ अ कंप्यूटर वायरस करप्ट था, यानी कि यदि कंप्यूटर वायरस कंप्यूटर के डैश को दूषित कर देता है तो डॉस डिस्क से डेटा को पुनः प्राप्त नहीं कर सकता। तो किसको कर देगा? अगर रूट डायरेक्टरी को वो करप्ट कर देगा तो डॉस कोई डेटा रिट्रीव नहीं कर पाएगा डिस्क से। रूट डायरेक्टरी क्या होती है? तो रूट डायरेक्टरी इज द टॉप लेवल डायरेक्टरी इन अ फाइल सिस्टम। इट सर्व एज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर ऑर्गेनाइजिंग ऑल फाइल्स एंड फोल्डर ऑन योर कंप्यूटर। अगले क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी कंटेन्ड इन अ यूआरएल, तो यूआरएल के अंदर निश्चित रूप से क्या होना ही चाहिए, मतलब वो कंपलसरी है। तो यूआरएल के अंदर एक यूनिक रजिस्टर्ड डोमेन नेम जरूर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा है डंप टर्मिनल क्या होते हैं, या डंप टर्मिनल्स वो टर्मिनल होते हैं जिनमें टर्मिनल और क्या होता है? तो डंप टर्मिनल में टर्मिनल और कीबोर्ड होता है। डंप टर्मिनल होते क्या हैं? चलो देख लेते हैं। तो अ डिस्प्ले टर्मिनल दैट प्रोवाइड कीबोर्ड इनपुट एंड स्क्रीन आउटपुट एंड नो डेटा प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी इज कॉल्ड डंप टर्मिनल। मतलब कि वो टर्मिनल जिसमें सिर्फ एक स्क्रीन हो देखने के लिए, डेटा देखने के लिए, और कीबोर्ड हो डेटा एंटर करने के लिए, बट उसमें डेटा प्रोसेस करने के लिए कोई सीपीयू वगैरह ना हो, तो उसे डंप टर्मिनल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है डिस्क एन्क्रिप्शन इज अ टेक्नोलॉजी वेयर डेटा इज एन्क्रिप्टेड बिफोर स्टोरेज। डिस्क एन्क्रिप्ट का एक तकनीक है, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर, जहां में डेटा संग्रह होने से पहले कहाँ एन्क्रिप्ट होता है? तो कहाँ एन्क्रिप्ट होता है, मतलब ये जो टेक्नोलॉजी है ये कौन सी है? तो ये होल डिस्क एन्क्रिप्शन टेक्नोलॉजी है, जहाँ पे डेटा एन्क्रिप्ट हो जाता है स्टोर होने से पहले। आगे बढ़ते हैं। पूछा है व्हाट आर द 2 एग्जांपल ऑफ फ्रीवेयर, तो फ्रीवेयर जो फ्री में अवेलेबल सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हें बोलते हैं फ्रीवेयर। तो इसमें कौन-कौन से हो गए? विनजिप हो गया और लाइनक्स हो गया। ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, और विनजिप जो है ये मल्टी फाइल यूजिंग सॉफ्टवेयर होता है। इसमें पीडीएफ खोल सकते हैं आप, ज़िप फाइल्स खोल सकते हैं, रार फाइल्स खोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा है अ कंपाइलर इज यूज्ड टू ट्रांसलेट अ प्रोग्राम रिटन इन, एक कंपाइलर
भाषा में लिखित प्रोग्राम के अनुवाद में प्रयोग होता है, तो कौन सी? हाई लेवल लैंग्वेज। तो कंपाइलर क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। कंपाइलर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसलेट कंपाइल सोर्स कोड रिटन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज, जैसे कि सी प्लस प्लस हो गई, इनटू अ मशीन लैंग्वेज। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछ रहा है, अ मिस्टेक इन एन एल्गोरिथम दैट कॉजेस इनकरेक्ट रिजल्ट। एल्गोरिथम की गलती होने के कारण को कहा जाता है, तो उसे कहते हैं लॉजिकल एरर। जिससे गलत रिजल्ट आए, अगर रिजल्ट गलत आ रहा है तो लॉजिकल एरर होगी, ठीक है। अगर कुछ गलत लिख दिया है तो सिंटैक्स एरर होगी, अगर प्रोग्राम ही एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है तो प्रोग्राम एरर होगी। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है, द स्पेस इन कंप्यूटर दैट लोड द वर्क विद डेटा इज कॉल्ड, तो उसे रैम मेमोरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैश एंड मेन मेमोरी विल लूज देयर कंटेंट व्हेन द पावर इज ऑफ, दे आर। कैश और मेन मेमोरी बिजली बंद किए जाने पर अपने तत्वों को खो देते हैं, वो कहलाते हैं, इसीलिए वो वोलेटाइल होते हैं। मतलब जब तक पावर सप्लाई होती है तब तक वो अपनी मेमोरी में जो डेटा होता है वो स्टोर करते रखते हैं। और जैसे ही पावर सप्लाई ऑफ हो जाती है या अपना अब सिस्टम बंद कर देते हैं तो वो चली जाती है, तो इसीलिए वो वोलेटाइल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अ रिमूवेबल मैग्नेटिक डिस्क दैट होल्ड इन्फॉर्मेशन। अब इसमें रिमूवेबल नाम लिखा है, मैग्नेटिक डिस्क, तो ये हो जाएगा फ्लॉपी डिस्क। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओसीआर क्या है? तो ओसीआर का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ये एक डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, जिसको यूज किया जाता है प्रिंटेड टेक्स्ट को पढ़ने के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया? एक इनपुट डिवाइस होता है। अगला क्वेश्चन, व्हिच डिवाइस यूजेस अ हैंडहेल्ड ऑपरेशन सिस्टम। तो हैंडहेल्ड ऑपरेशन सिस्टम यूज होता है पीडीए में। पीडीए क्या होता है? पीडीए होते हैं पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, आल्सो नोन एज अ हैंडहेल्ड पीसी। ये बहुत पुराने हो गए, आज से 20 से 25 साल पहले आते थे। जो हमारे स्मार्टफोन है उससे पहले के ये पीडीए होते थे। इनके थ्रू मेल कर सकते थे, मैसेज पढ़ सकते थे। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हिच कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर इज रिक्वायर्ड टू प्रोसेस डेटा इनटू इन्फॉर्मेशन। तो कौन सा कंपोनेंट डेटा को प्रोसेस करता है इन्फॉर्मेशन में? तो सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चूज फ्रॉम द ऑप्शन सिनोनिम में बताना है इनकॉन्ग्रुअस का। तो इनकॉन्ग्रुअस का सिनोनिम हो जाएगा इनकम्पैटिबल। इनकॉन्ग्रुअस का मतलब क्या होता है? तो इनकॉन्ग्रुअस का मतलब होता है स्ट्रेंज या आउट ऑफ प्लेस, नॉट सुटेबल इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, तो या अजीब सा, तो उसका मतलब हो जाएगा इनकम्पैटिबल। अगला क्वेश्चन है एरर फाइंडिंग का। तो एरर फाइंड करनी है, हमसे पूछ रहा है, नॉट जस्ट हाउसवाइफ्स इवन वर्किंग वुमेन डू नॉट हैव द फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एज दे एंड अप गिविंग अप सैलरीज टू देयर हस्बैंड्स। तो इसमें तीसरा जो ऑप्शन है वो गलत है, यहाँ पे देयर का उपयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि एंड अप गिविंग सैलरीज टू देयर हस्बैंड, हस्बैंड तो नहीं होंगे ना, तो देयर का यूज नहीं होना चाहिए। फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स का है, दिया है, द एजुकेशन मिनिस्टर एम्फेसाइज द नीड टू डिस्कवर एंड डैश ईच स्टूडेंट्स टैलेंट। तो क्या होगा? इसमें फ्लरिश और हिडन आएगा। द एजुकेशन मिनिस्टर एम्फेसाइज द नीड टू डिस्कवर एंड फ्लरिश। फ्लरिश मतलब होता है उसको बढ़ावा देना, प्रोत्साहित करना, ईच स्टूडेंट्स हिडन टैलेंट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट रिप्लेसेस सेट ऑफ वर्ड गिवन बिलो। ठीक है, अ फीलिंग दैट समथिंग हैज हैपेंड बिफोर। तो जब भी आपको कभी ऐसा लगता है कि ये चीज आपसे पहले हो चुकी है तो उसको बोलते हैं डेजा वू, डेजा वू होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें करेक्ट वर्ड निकालना है, कौन सा करेक्ट वर्ड है? तो अप्रोप्रिएट जो है वो करेक्टली स्पेल्ड है, बाकी सारे गलत है। अगला क्वेश्चन, चूज द फ्रॉम एनोनिम बताना है हमें, ग्रिगेरियस का एनोनिम बताना है। तो ग्रिगेरियस जो होता है वो, इसका मतलब होता है एंजॉयज बीइंग विद अदर पीपल, या जो लोग झुंड में रहते हैं, झुंड में जो कीड़े मकोड़े रहते हैं उन्हें भी ग्रिगेरियस ही कहते हैं, जैसे टिड्डे वगैरह होते हैं इनको भी ग्रिगेरियस पेस्ट कहते हैं। तो ग्रिगेरियस का हमें एनोनिम यानी एंटीवर्ड बताना है। तो इसमें जो ग्रिगेरियस का एंटीवर्ड हो जाएगा टैकीटर्न। टैकीटर्न, क्योंकि टैकीटर्न का मतलब होता है कि रिजर्व्ड, रेटिसेंट, सीक्रेटिव या साइलेंट। बाकी के जो वर्ड्स हैं उनका भी मतलब समझ लेते हैं। गैरुलस, तो गैरुलस का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा बोलता है, मोस्टली कुछ भी अनसन बोलता है तो उसको गैरुलस कहते हैं। अफेबल, तो अफेबल भी इसका सिनोनिम हो जाएगा ग्रेगेरियस का, एन्जॉयज बीइंग अदर पीपल, ठीक है। और जॉन्टी जो है वो एक्सप्रेसिंग आर लिवली या चीयरफुल, बहुत खुश मिजाज इंसान जो होता है उसको जॉन्टी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट, फिल इन द ब्लैंक भरना है हमें। ऑटम इन द स्प्रिंग, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4 हार्बिंगर। तो ऑटम इज द हार्बिंगर ऑफ स्प्रिंग। हार्बिंगर मतलब होता है कि उसके आने से तय हो जाता है कि अगली सीक्वेंस होने ही वाली है। तो हार्बिंगर ऑफ स्प्रिंग मतलब एग्जांपल दूसरा देखते हैं कि क्लाउड्स आर हार्बिंगर ऑफ रेन, मतलब अगर बादल आए हैं तो रेन होगी। आगे आगे रीअरेंज करना है, द जिस्ट ऑफ दैन फिल्थी वर्ड्स। आगे तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। तो देखते हैं 4 पहले 5 होगा, प्लीज राइट, फिर 1 होगा, प्लीज राइट द जिस्ट ऑफ द पैराग्राफ इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम। इडियम की करेक्ट मीनिंग बतानी है हमें। ईट हम्बल पाई, तो ईट हम्बल पाई का मतलब होता है कि टू अपोलोजाइज करना, माफी मांगना या अपनी गलती के लिए शर्मिंदा होना। आगे बढ़ते हैं। तो हमें पार्ट ऑफ स्पीच बताना है इसमें। तो विल बिगन इज हाफ डन, तो इसमें वेल, वेल बिगन इज हाफ डन में वेल
का पार्ट ऑफ इसमें पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? तो ये एडवर्ब की तरह यूज़ हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋषि जो है, री का उच्चारण स्थान क्या है? तो री का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धन्य होता है। अगला क्वेश्चन है, बद्धाक्षर का उदाहरण क्या है? तो बद्धाक्षर का उदाहरण इसमें एक हो जाएगा। वो अक्षर जो मतलब अकेले स्वतंत्र रूप से नहीं लिखे जाते हैं, दूसरे की ज़रूरत पड़ती है, उन्हें बद्धाक्षर कहते हैं, और जिन्हें स्वतंत्र रूप से लिखा जा सकता है, उन्हें मुक्ताक्षर कहते हैं। तो इसमें एक जो है हलंत के साथ है, तो इसे बद्धाक्षर कहेंगे, हलन की ज़रूरत पड़ती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वितरण में प्रयुक्त संधि। तो वितरण में कौन सी प्रयुक्त संधि है? तो दीर्घ संधि है। पितृ प्लस ऋण, पितृण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द नहीं है। तो शुद्ध वर्तनी कौन सी नहीं है? कृत्य, कृत्य नहीं होता है, कृत कृत्य होता है, कृत्य कृत्य। बाकी सारे सही हैं। अगला क्वेश्चन, प्रयोग की दृष्टि से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो प्रयोग की दृष्टि से सही विकल्प क्या हो जाएगा? समाज ने रोटी खाई। अगला प्रश्न है, मेरे निमित्त ही ईश्वर की कोई कृपा नहीं, रेखांकित पद में प्रयुक्त कारक। तो मेरे निमित्त ही में कारक बताना है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? संबंध कारक हो जाएगा। निर्जन में प्रयुक्त समास। तो निर्जन में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। निर्जन मतलब बिना लोगों के, बिना इंसान के सुनसान जगह जो है उसे निर्जन कहते हैं। तो इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है, किला शब्द है। तो किला शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो ये एक अरबी शब्द है किला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक ही रट लगाना, इस भाव को व्यक्त करने वाला मुहावरा क्या है? तो एक ही रट लगाना मतलब किसी मतलब सिर पर भूत सवार हो जाना। एक ही चीज के पीछे मतलब पड़े हुए हैं, एक ही रट लगाए हुए हैं, तो सिर पर एक किसी चीज का भूत सवार हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गो का अर्थ नहीं है। तो गो बाढ़ के लिए भी यूज होता है, आंख के लिए भी गोचर हो जाता है, बाढ़ के लिए भी यूज होता है, सदस्वती नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे सरस्वती नदी होनी चाहिए, उसके लिए भी यूज करते हैं। तो गो का अर्थ बादल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किन्होंने मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातियों और वर्जित क्षेत्रों की सलाहकार समिति, जो कि संविधान सभा की अधीन संस्था है, का नेतृत्व किया था? तो उसके नेतृत्व किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी सॉरी, ये प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है उसमें किस देश से लिए गए हैं? तो फ्रांस से लिए गए हैं। ठीक है, रशिया से यहाँ मूल करतब भी लिए गए थे, और अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए थे। आगे बढ़ते हैं। हू अमंग द फॉलोइंग वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संवैधानिक सलाहकार जो थे वो बी एन राव थे। तो ये कंफ्यूज मत हो जाना बी आर अम्बेडकर के साथ। जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे वो बी एन राव थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूछ रहा है कि निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से किस राष्ट्रपति का निधन उनके कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का हुआ था निधन, जो वो राष्ट्रपति थे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु अपॉइंट द चीफ ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। तो तीनों जो सेना है उनके सेना प्रमुख को कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं, और इसीलिए राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं, इसलिए वो नियुक्त करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? तो 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं राज्यसभा में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह विचार करता है कि भारत में एक महान्यायवादी होना चाहिए? तो कैग के लिए कंट्रोलर अटॉर्नी या सॉरी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 76 है, और यहाँ पे कैग होता तो 148 हो जाता। तो महान्यायवादी के लिए आर्टिकल 76। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो भारत के सैन्य दलों का प्रधान राष्ट्रपति है। हाँ जी है, बिल्कुल सही है ये। संसद किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है? नहीं, ये अधिकार संसद को नहीं, ये अधिकार प्रेसिडेंट के पास होता है। और आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल है 244 1। बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। तो बाकी के ऑप्शन हो जाएंगे, भारत के राष्ट्रपति वित्त आयोग के अध्यक्ष का चयन करते हैं। हाँ, भारत के राष्ट्रपति वित्त आयोग के अध्यक्ष का चयन करते हैं। फोर्थ ऑप्शन है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की स्थितियों की जांच करने के राष्ट्रपति एक आयोग की नियुक्त करते हैं। ये भी सही है, तो ऑप्शन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रपति अपना रेजिग्नेशन यानी कि अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो राष्ट्रपति जो है वो अपना त्यागपत्र किसको देंगे? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देंगे उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। और मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देंगे? तो राष्ट्रपति को देंगे। तो राष्ट्रपति को कौन-कौन अपना त्यागपत्र देता है? तो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं उपराष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश। ठीक है? और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह पूछे कि राष्ट्रपति को जो है वो शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि स्वतंत्र भारत की एक राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल। तो सबको पता है उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी हैं सरोजिनी नायडू जी, और यूपी की ये भी थी सुचित्रा कृपलानी जी, ये मुख्यमंत्री थी पहली, और ये पहली वो थी पहली महिला मुख्यमंत्री थी सॉरी, और ये पहली महिला राज्यपाल थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा है कि टंकण के दशमलव पद्धति के साथ परिवर्तित नया पैसा। तो भारत में नया पैसा कब बना या कब चालू हुआ? तो 1 अप्रैल 1957। ये हमने वो 100 डेसिमल सिस्टम चालू किया था 1 अप्रैल 1957 से, जो बोलते हैं कि नया पैसा, तो नया पैसा 1 अप्रैल 1957 से चालू हुआ है।
आगे बढ़ते हैं। आगे पूछ रहा है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई? 1982 में। ये क्वेश्चन बहुत बार-बार पूछा गया है नाबार्ड से और इसका हेडक्वार्टर भी पूछा गया है। तो 1982 में मुंबई में हुई थी। अगला क्वेश्चन, फोल्क डांस लंबाड़ी, तो लोक नृत्य लंबाड़ी भारत के किस राज्य में संबंधित है? तो लंबाड़ी जो लोक नृत्य है वो आंध्र प्रदेश। एक लोक नृत्य जरूर पूछते हैं, तो तो लंबाड़ी है आंध्र प्रदेश का। बाकी के देख लेते हैं। तो गुजरात में गरबा है, महाराष्ट्र में लावणी होता है और तमिलनाडु में भरतनाट्यम है। तो लंबाड़ी कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। आगे बढ़ते हैं। व्हिच पेयर इज करेक्टली मैच? इनमें से कौन सा करेक्टली मैच है? तो जाकिर हुसैन सितार नहीं बजाते, जाकिर हुसैन तबला बजा देते हैं। हरि प्रसाद चौरसिया ये बांसुरी वादक थे। और अमजद अली खान, हाँ ये सरोद वादक है, ये बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। और पंडित रविशंकर ये शायद सितार, ये सितार वादक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है पापेटी पर्व किससे संबंधित है? तो पापेटी पर्व जो है ये पारसियों का पर्व है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? इनमें से सही कौन सा नहीं है? तो मधुबनी जो है वो बिहार का है, सही है। फुलकारी चित्रकला हरियाणा की है, ये भी सही है। पिचुअल जो है वो इसमें गुजरात दिया है, जबकि पिचुअल जो है ये राजस्थान का मतलब फोक आर्ट है, तो ये गलत हो जाएगा। इधर चौथा ऑप्शन कलामबरी जो चित्रकला है ये आंध्र प्रदेश की है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसने दीन इलाही धर्म प्रारंभ किया था? तो दीन इलाही किसने चालू किया था? अकबर ने चालू कराया था। अगला प्रश्न है कर्म का सिद्धांत किस भारतीय दर्शन से संबंधित है? तो कर्म का सिद्धांत वेदांत से संबंधित है। वैसे तो ज्यादातर सभी दर्शन में कर्म का सिद्धांत फॉलो होता है। अगला क्वेश्चन, व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस द एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑफ अ लिक्विड, तापमान बढ़ने से जो द्रव्य का स्पर्श कोण जो होता है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज कर जाता है। एंगल ऑफ कांटेक्ट बढ़ता है टेम्परेचर के साथ। अगला क्वेश्चन है, इफ द अर्थ वर टू स्पिन फास्टर, अगर पृथ्वी की गति जो घूमने की गति है वो बढ़ जाए तो ध्रुवों पर गुरुत्व के कारण गतिशीलता, तो ध्रुवों पे जो ग्रेविटी है वो तो सेम ही रहती है, क्योंकि उस अर्थ के घूमने से जो ग्रेविटी है वो कम हो जाती है आपके इक्वेटर के पास, बट पोल पे तो सेम रहती है, पोल पे मैक्सिमम रहती है और सेम रहती है। अगला क्वेश्चन है, डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट इन अ वेव इज रिफर्ड एज, तो दो क्रस्ट या दो ट्रफ्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे वेवलेंथ कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 1 मीटर इक्वल टू कितने नैनोमीटर? तो हमें पता है नैनोमीटर में कितने होते हैं? 1 मीटर में 10 टू द पावर 9 नैनोमीटर होते हैं। 10 टू द पावर 6 क्या होता है? ये माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर होता है। 10 टू द पावर 9 नैनोमीटर। अगला क्वेश्चन है, एम्पियर इज द यूनिट ऑफ द, एम्पियर किसकी इकाई है? तो करंट, इलेक्ट्रिसिटी की, तो करंट की इकाई है। इलेक्ट्रिक चार्ज की इकाई क्या है? कूलम्ब है, ठीक है। और रेजिस्टेंस की क्या होती है? रेजिस्टेंस की ओम होती है। मैग्नेटिक फील्ड की क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड की टेस्ला होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो द टिंडल इफेक्ट, तो इनमें से कौन टिंडल इफेक्ट को प्रदर्शित करेगा? तो टिंडल इफेक्ट जो है वो कोलाइडल जो सॉल्यूशन होते हैं, कोलाइड्स होते हैं उनमें शो होता है। तो सॉल्ट सॉल्यूशन जो है ये ट्रू सॉल्यूशन हो जाएगा, इसमें नहीं होगा। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में भी नहीं होगा। तो कोलाइडल में से कौन सा होगा? तो कोलाइडल है मिल्क एंड स्टार सॉल्यूशन। तो दूध और मांडी का जो घोल होगा उसमें टिंडल इफेक्ट शो होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, व्हाई डू मोस्ट ऑफ द एलिमेंट ट्राई टू पार्टिसिपेट इन द केमिकल कॉम्बिनेशन, तो ज्यादातर जो एलिमेंट है वो केमिकल रिएक्शन में क्यों पार्टिसिपेट करते हैं? तो टू अचीव इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन, हाँ, अक्रिय गैस विन्यास को प्राप्त करने के लिए सही है, और टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, यही दो तो होता है। तो ऑप्शन टू, 2 एंड 3 दोनों। काफी बेसिक सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, जे थॉमसन को 1906 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार किसकी खोज के लिए दिया गया था? तो जे थॉमसन को किसके लिए दिया गया था? इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि नीला लिटमस कागज के घोल में लाल हो जाता है, तो नीला का लाल कब होता है? तो नीला का लाल तब होता है जब तुम एसिड डालोगे, एसिड डालने पे नीले की लाल हो जाती है, तो एसिड। अगला क्वेश्चन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, तो सेकंड पीरियड में कितने एलिमेंट है? तो सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट है, पहले में 2 है, फिर 8 एलिमेंट है। अगला क्वेश्चन, व्हेन अ गैस इज टर्न इनटू अ लिक्विड, जब गैस द्रव्य में परिवर्तित होती है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको कंडेंसेशन कहते हैं। जब वाटर वेपर से वाटर बन जाता है तो उसको क्या करते हैं कि वाटर कंडेंस हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा है लैमार्क की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को क्या कहते हैं? तो लैमार्क की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को कहते हैं इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, अपार्जित लक्षणों की वंशागति। ये लैमार्क ने दी थी जिसको डिस्प्रूव कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ हेरिडिटी, अनुवांशिकता की इकाई क्या है? तो अनुवांशिकता की इकाई जीन है। अगला क्वेश्चन है, रक्तस्रावी डेंगू ज्वर फैलता है, तो जो डेंगू फीवर होता है वो एडीज से फैलता है। अब आपसे पूछ रहा है कि हेमोरेजिक डेंगू फीवर किससे फैलता है? तो हेमोरेजिक डेंगू फीवर फैलता है एडीज एजिप्टाई से। अगला प्रश्न, ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट, तो यथार्थ न्यूक्लियस किसमें अनुपस्थित है? तो बैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं होता है, बाकी सब में होता है।
बैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोट्स में आते हैं, बाकी सारे यूकैरियोट्स हैं, तो प्रोकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, कुल्हस पौराणिक जल संचयन संरचना कहाँ बनाए गए थे? तो ये जो कुल्हस हैं, ये हिमाचल प्रदेश में बनाए गए थे। व्हाट आर हार्वेस्ट स्ट्रक्चर? कुल्हस। अगला प्रश्न है कि किसी खाद्य श्रृंखला में लघु मांसभक्षी किस स्तर पर आते हैं? तो लघु मांसभक्षी जो हैं, वो तीसरे ट्रॉपिक लेवल पे आएँगे। स्मॉल कार्निवोरस को बिग कार्निवोरस खाएँगे या टॉप कार्निवोरस जिनको बोलते हैं। एक बार फूड चेन देख लेते हैं, तो अगर प्लांट होगा, फिर रैबिट होगा और फॉक्स होगा, तो पहला, दूसरा और तीसरा, तो तीसरे लेवल पे आएँगे छोटे कार्निवोरस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रमुख प्रतिष्ठित पुस्तक अ पैसेज टू इंडिया की लेखक है? तो ये पुस्तक अ पैसेज टू इंडिया किसने लिखी है? ये लिखी है ई.एम. फॉस्टर ने। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है, जौनपुर शहर किसकी याद में स्थापित किया गया था? तो जौनपुर शहर जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक की याद में स्थापित किया गया था और उसको बसाया किसने था? तो बसाया था उसके चचेरे भाई फिरोज शाह तुगलक ने। इसमें ये एरो गलत लग गया है। ये बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने और क्योंकि फिरोज शाह तुगलक का ये चचेरा भाई था मोहम्मद बिन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक के बचपन का नाम था जौना खां, इसलिए इस शहर का नाम जौनपुर रखा था मोहम्मद बिन फिरोज शाह तुगलक ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ वार्ता के लिए कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? मतलब कांग्रेस की तरफ से किनको भेजा गया था क्रिप्स मिशन से वार्ता करने के लिए? तो किसको इसको भेजा गया था? पंडित नेहरू को और मौलाना अबुल कलाम आजाद को। ये अच्छा क्वेश्चन है। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन के लिए क्या कहा था? महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को कहा था, अ पोस्ट डेटेड चेक विथड्रॉन ऑन अ क्रैशिंग बैंक। मतलब कि पहले की मतलब निकल गई जो डेट है, उस दिनांक का ये चेक है, वो भी उस बैंक के लिए जो कि गिर रही है, मतलब जो कि कंगाल हो रही है बैंक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हर्षचरित की रचना किसने की? तो हर्षचरित की रचना माणभट्ट ने की थी। अगला प्रश्न है, जब कांग्रेस नेताओं ने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा की, तब कई नरमपंथियों ने किस पार्टी को बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी छोड़ी? तो ना मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट जब आई थी, तो उसकी निंदा के बाद जो नरमपंथी लोग थे, कांग्रेस से निकलकर उन्होंने कौन सी पार्टी बनाई थी? तो उन्होंने भारतीय उदारवादी संघ बनाया था और कब बनाई थी? 1919 में, इंडियन लिबरल फेडरेशन। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका है। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाई थी गोपाल कृष्ण गोखले ने और कब बनाई थी? 1905 में। कहाँ? पुणे में। तो 1905 में पुणे में स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले जी ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की। अगला प्रश्न है, बीबी का मकबरा कहाँ है? तो बीबी का मकबरा जो है ये औरंगाबाद, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है और ये जो है ये बीबी का मकबरा औरंगजेब की वाइफ का मकबरा है जिसका नाम था रबिया उल दौरानी। रबिया उल दौरानी। इस मकबरे को ताजमहल की सुवर्ण नगर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ दिल्ली वाज नोन एज लाख बख्श? तो किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता था? मतलब जो लाखों का दान देने वाला, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहते थे क्योंकि ये लाखों का दान दे देता था। अगला प्रश्न है, श्रीमद् भागवत गीता मूलतः किस भाषा में लिखी गई थी? तो श्रीमद् भागवत गीता किसमें लिखी गई थी? संस्कृत में लिखी थी। किसने लिखी थी? तो वेद व्यास जी ने लिखी थी। अगला प्रश्न है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। अगला प्रश्न, भीमबेटका जो मध्य पाषाण संस्कृति का एक प्रमुख क्षेत्र है, ये कहाँ है? तो भीमबेटका की गुफाएं जो है ये मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जाना जाता है? तो कौन जाने जाते हैं? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जाने जाते हैं। वैसे तो 3 लोग हैं फेमस इसमें अलजेब्रा के लिए। पहले आर्यभट्ट हैं, ब्रह्मगुप्त हैं और भास्कर हैं। और अब से मुझे जीरो जो शून्य का जो वो है आविष्कार वो किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था। बट उसको यूज़ किया था मैथमेटिक्स में ब्रह्मगुप्त ने। ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, जामिया मिलिया इस्लामिया के फाउंडर कौन थे? संस्थापक कौन थे? तो जामिया मिलिया इस्लामिया में वैसे फाउंडर में तो बहुत सारे लोग थे, इवन गांधी जी वगैरह भी थे, बट मेन अगर पूछा तो उसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का नाम आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिफोर सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करने से पूर्व महात्मा गांधी ने ब्रिटिश भारतीय सरकार के समक्ष 11 सूत्रों के रूप में न्यूनतम मांगों को पेश किया था। इनमें से कौन-कौन सी मांगों में सम्मिलित थे? तो क्या-क्या थे उसमें? तो भूमि के करों के दरों में कमी, हाँ, बिल्कुल था। नमक कर को हटाना, जी हाँ, और सैन्य खर्चों में कमी, जी हाँ। तो ये 3 मांगे थी। अगला प्रश्न है, गांधी जी बिगिन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब चालू किया? तो असहयोग आंदोलन गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को चालू किया था और 1 अगस्त 1920 को ही शायद उनकी मृत्यु भी हो गई थी बाल गंगाधर तिलक जी की। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1500 एडी में पुर्तगालियों द्वारा भारत का प्रथम यूरोपीय कारखाना या पुर्तगालियों का प्रथम यूरोपीय कारखाना कहाँ बना था? तो कालीकट में बना था। कालीकट में 1500 में। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 में, हिंदुस्तान गणतंत्रीय संस्था 1924 में किसके द्वारा की गई? तो चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा। और जब हमसे पूछे कि एचएसआर है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो कि 1928 में, तो उसकी की थी भगत सिंह जी ने। अगला प्रश्न है,
स्त्रियों के लिए दैनिकी बामा बोधिनी पत्रिका के द्वारा प्रारंभ की गई थी। तो इसमें जितने भी ऑप्शन है सारे ही गलत हैं। ये जो बामा बोधिनी पत्रिका है स्त्रियों के लिए, ये चालू करी थी उमेश चंद्र दत्त जी ने, और वो 1863 ईस्वी में। अगला प्रश्न है द लखनऊ पैक्ट, तो लखनऊ समझौता किसके किसके का संबंध किससे है? तो भारतीय सरकार की संरचना से है, ठीक है? हिंदू और मुस्लिम समुदायों के आपसी संबंध से है, ठीक है? लखनऊ समझौता हुआ कब था? तो 1916 में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा है मार्लियामेंटो रिफॉर्म, मार्लियामेंटो सुधारों को आधिकारिक रूप से किस प्रकार जाना जाता है? तो मार्लियामेंटो सुधार कब आया था? 1909 में आया था, इसलिए इन्हें भारतीय परिषद अधिनियम इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 या 1909 कहते हैं। अगला प्रश्न पूछा है मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में। अगला प्रश्न है 18वीं शताब्दी में भारत से संबंधित इनमें से कौन-सा कथन सही है? तो तीसरा जो कथन है वो सही है, मुसलमान समुदाय का जाति, प्रजाति या जनजाति के आधार पर कोई विभाजन नहीं था। अगला प्रश्न अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन-सा वर्ष भारत में साम्राज्यिक दरबार का अंश नहीं था? तो इसमें 1921 हो जाएगा, 1877, 1903 और 1911 में जो था वो दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। ठीक है? तो दिल्ली दरबार का आयोजन 3 बार किया गया था, 1877 में, 1903 में और 1911 1911 वाले में राजधानी परिवर्तन किया गया था। राजधानी को इलाहाबाद से दिल्ली लाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अ, माफ़ करिएगा, इलाहाबाद से नहीं, कलकत्ता से लाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा प्रतिस्थापित काउंसिल ऑफ 4 के संबंध में क्वेश्चन दिए गए हैं। ऑप्शन दिए गए उनमें देखना है। तो पहला है वह कलकत्ता काउंसिल के नाम से जाना जाता था, सही है। इसकी प्रतिस्थापना गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग की शक्तियों ने थी। तो पहला गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग, तो इसलिए इसकी शक्ति को नियंत्रित करने किया गया था। बिल्कुल सही, तो पहला और दोनों सही है। अगला प्रश्न है नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? तो नौजवान भारत सभा 1926 में भगत सिंह ने, और इन्होंने ही भगत सिंह ने 1928 में एचएसआर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की भी स्थापना की थी। अगला प्रश्न है कौन सा भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है? तो भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट जो है इसे अगस्त आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसकी शुरुआत जो है वो 8 अगस्त 1942 को की गई थी, और इसका जो नेता मतलब जो नेता बनाया गया था इस आंदोलन का, वो महात्मा गांधी जी को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है भारत के शैक्षिक इतिहास से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। कथन पहला है लॉर्ड कर्जन ने शिक्षकों के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया, ठीक है। वर्ष विज्ञप्ति 1854 को भारतीय शिक्षा का महीना काटा जाता है, ये भी सही है। 1906 में प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा के रूप में पहचान दिलाने वाला प्रथम भारतीय राज्य बड़ौदा था, ये भी सही है और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों शब्द तीनों ही सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है स्ट्रेस हार्डनिंग। अगला प्रश्न जो है बायो से है। पूछा है पौधों में बल कठोरीकरण के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो स्ट्रेस में जो हार्मोन रिलीज होता है प्लांट्स में, वो होता है एब्सिसिक एसिड। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा है कि इमेच्योर स्टेज ऑफ किस पेस्ट की इमेच्योर स्टेज को क्रब कहते हैं? तो एक्चुअल में ये क्रब नहीं है, ये गलत लिखा है यहाँ पे, ग्रब होता है। तो अगर ग्रब मतलब सही होता है तो वो होता है कोलियोप्टेरन्स को। तो कोलियोप्टेरन्स की जो इमेच्योर स्टेट होती है उसे ग्रब कहते हैं। इसी तरह जो पहला ऑप्शन है हिप्नोप्टेरन्स, उनकी जो इमेच्योर स्टेट होती है उसमें एग और लार्वी होती है। इसी तरह तीसरा जो है लेपिडोप्टेरन्स, इनकी जो इमेच्योर होती है उसे कैटरपिलर कहते हैं। और फोर्थ है डिप्टेरन्स, इनमें एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट स्टेज होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछ रहा है कि पार्सल फ्लूम का यूज किसके मेजरमेंट में होता है? तो आंशिक अवनालिका का प्रयोग किसके मापन में होता है? तो जल प्रवाह के मापन में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। Which of the following can be used both as pulse and as oil seed? तो दलहन और तिलहन दोनों रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोयाबीन का। अगला प्रश्न है कॉन्सेप्ट ऑफ फोटो पीरियोडिज्म फॉर फ्लावरिंग, पुष्प के लिए दीप्तिकालिता की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? तो गार्नर और एलार्ड के द्वारा। अगला प्रश्न है नॉन एडिबल प्लांट सुटेबल फॉर बायोडीजल, तो कौन सा है बायोडीजल के लिए? जटरोपा है। अगला प्रश्न है लाइन्स कनेक्टेड पॉइंट ऑफ इक्वल विंड वेलोसिटी, समान वायु वेग के बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाएं, तो उन्हें क्या कहते हैं? आइसोटैक। हिंदी में एकदम बेहतरीन लिखा है, संवाह गति, देखते ही पहचान जाओगे। Which of the following is called as king of coarse cereals? तो मोटे अनाज का राजा किसको कहते हैं? तो सोरगम को कहते हैं। सोरगम कहते हैं मोटे अनाज का किंग। अगला क्वेश्चन डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट, पोषक तत्वों और लवण का जड़ क्षेत्र से पानी के साथ अधोमुखी संचलन को क्या कहते हैं? तो उसको लीचिंग या निच्छालन कहते हैं। अगला प्रश्न है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, CFTRI, ये कहाँ पे है? तो फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है मैसूर में। अगला प्रश्न है राइस इन्फ्लोरेसेंस या चावल धान के पुष्प क्रम को क्या कहते हैं? तो स्पाइक कहते हैं या स्पाइकलेट कहते हैं। हिंदी में कड़िश या वही स्पाइक या स्पाइकलेट।
अगला प्रश्न है एफएआई का मतलब क्या है? तो एफआई है, इसका मतलब है फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये बड़ा ही अतरंगा सा क्वेश्चन है। एफएआई फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। एक्कियोशी डिजीज जो राइस में है वो किसकी कमी से होती है या किसके कारण होती है? तो धान में एक्कियोशी रोग जो है वो H2S हाइड्रोजन सल्फाइड की विषाक्तता के कारण होती है। अगला प्रश्न, ये भी थोड़ा अतरंगा सा क्वेश्चन था, कॉमन क्वेश्चन नहीं है ये। पूसा स्नोबॉल इज अ वैरायटी ऑफ, तो पूसा स्नोबॉल जो है यानी कि स्नो यानी कि सफेद, तो सफेद इनमें से कौन सी है? कॉलीफ्लावर होती है, तो फूल गोभी। अगला प्रश्न है विच इज एन एबायोटिक कंपोनेंट, निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का अजैव घटक कौन है? तो अजैव घटक इनमें से कौन है? भाई बैक्टीरिया जैविक हो जाएंगे, प्लांट भी जैविक हो जाएगा, फंगी भी जैविक हो जाएगा, ह्यूमस बचा तो ह्यूमस हो जाएगा अजैविक। अगला प्रश्न है पिरामिड ऑफ इज ऑलवेज राइट, तो पिरामिड ऑफ एनर्जी या ऊर्जा का पिरामिड हमेशा ऊर्ध्वाधर होता है क्योंकि नीचे सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, फिर जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं 10% एनर्जी कम होती जाती है। अगला प्रश्न है फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज ऑलवेज, तो फ्लो ऑफ एनर्जी का जो भाव होता है हमेशा एक दिवसीय होता है, एक एक दिवसीय होता है, हमेशा एक साइड होता है। इंडो बर्मा रीजन इज वन ऑफ द, तो इंडो बर्मा रीजन किसमें आता है? तो इंडो बर्मा रीजन बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट में आता है। बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट इंडिया में कितने हैं? तो 4 हैं। हिमालयस आता है, इंडो बर्मा रीजन आता है, वेस्टर्न घाट आता है और सुंदरलैंड या संडरलैंड आता है। सुंदरलैंड वैसे है। अगला प्रश्न है स्पीशीज सेलेक्टेड टू एक्ट एज एन एम्बेसडर आइकॉन और सिंबल फॉर अ डिफाइंड हैबिटेट और एनवायरमेंटल कॉज, वह जाति जिसका चयन एक परिभाषित प्राकृतिक वास या पर्यावरणीय कारणों के एक राजदूत प्रतिभा या प्रतीक के रूप में किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं, इंडिकेटर कहते हैं, इंडिकेटर स्पीशीज कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मानव विकास के लिए प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? तो मानव विकास के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए कौन से क्षेत्र प्रमुख होंगे? संसाधनों तक पहुंच, स्वास्थ्य और शिक्षा। अगला प्रश्न है नगरीकरण के दृष्टिकोण से भारत को माना जाता है, तो नगरीकरण के दृष्टिकोण से भारत अभी मध्यम और तुच्छ नगरीकृत देश है। अगला प्रश्न है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ मुख्यतः के लिए किया गया था, तो किसके लिए किया गया था सामुदायिक विकास कार्यक्रम? स्वावलंबन के माध्यम से गांव के लिए सर्वांगीण विकास करना, तो गांव के लिए किया गया था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। और कब किया गया था? तो जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये पहला मेजर रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम था। कब लॉन्च किया गया था? 1952 में, 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर 1952 में। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंडियन स्टेट इन डिसाइडिंग ऑर्डर ऑफ अर्बनाइजेशन, तो हमसे पूछ रहा है अर्बनाइजेशन का अवरोही क्रम पूछ रहा है, तो अवरोही क्रम इसके हिसाब से तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात और पश्चिम बंगाल हो जाएगा। और जो लेटेस्ट गवर्नमेंट का डेटा है उसके हिसाब से सबसे ज्यादा जो अर्बनाइजेशन या शहरीकरण है वो गोवा में है, फिर तमिलनाडु में है, फिर केरला में है और फिर महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र चौथे नंबर पर आता है अर्बनाइजेशन में, और सबसे ज्यादा अर्बनाइजेशन कहाँ हो गया है? गोवा में, फिर तमिलनाडु, फिर केरला, फिर महाराष्ट्र। ये जो है वो राज्यों का ऑर्डर है। अगर हम यूनियन टेरिटरीज देखते हैं तो यूनियन टेरिटरी में सबसे ज्यादा एनसीआर रीजन, दिल्ली एनसीआर रीजन में है, फिर चंडीगढ़ में है, फिर दमन दीव में है, फिर पुडुचेरी में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है अपने प्राकृतिक आवास में जीवों के विशिष्ट आचरण के अध्ययन को कहा जाता है, तो उन्हें एथोलॉजी या जीव पारिस्थितिकी कहा जाता है। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के आधार पर सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा घनी आबादी कहाँ है? पश्चिम बंगाल की है। सबसे ज्यादा आबादी कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की है। वैसे जो इस ऑप्शंस में है ये पश्चिम बंगाल, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो बिहार की है, और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की है। तो लेटेस्ट डेटा देख लेते हैं, लेटेस्ट डेटा या 2011 का जो डेटा था उसमें देखते हैं, जो तो पॉपुलेशन डेंसिटी जो सबसे ज्यादा है वो बिहार की है, तब वेस्ट बंगाल आता है। बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी है 1102 लोग रहते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर में, और वेस्ट बंगाल में रहते हैं 1029 लोग स्क्वायर 1 स्क्वायर किलोमीटर में। उसके बाद केरल आता है, फिर उत्तर प्रदेश आता है। तो उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पे आता है। उत्तर प्रदेश से ज़्यादा है केरल की पॉपुलेशन डेंसिटी। अगला प्रश्न देखते हैं एज़ पर द सेंसस 2011 की जनगणना के आधार पर किस राज्य की जनजाति जनजाति संख्या सबसे बड़ी? तो जनजाति सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश से ही टूट के कौन-सा प्रदेश बना है? छत्तीसगढ़ बना है। तो इन्हीं दोनों की सबसे ज़्यादा हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि चौड़े आधार वाली त्रिकोणीय आयु लिंक पिरामिड इंगित करता है। जहाँ मतलब इस पिरामिड का जो है वो चौड़ा बेस हो, जैसे इस तरीके है, तो उसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि जो न्यूनतम आयु ग्रह की जनसंख्या है वो उच्च दर के साथ बृहत्तर है। मतलब जो बच्चे हैं उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, बच्चों और यंग वंस की पॉपुलेशन ज़्यादा है, और जो बूढ़े लोग हैं या जो मिड एज के लोग हैं उनकी पॉपुलेशन कम है, यानी कि पॉपुलेशन बढ़ रही है। अगला प्रश्न है जनसंख्या का उच्च वृद्धि दर क्या चित्रित करता है? तो जनसंख्या का उच्च वृद्धि दर बताएगा कि भाई उच्च जन्म हो रहे हैं, कुछ जन्म दर जो है उच्च है, मतलब बहुत ज़्यादा जन्म है, बर्थ रेट, और जो मोर्टेलिटी रेट है या डेथ रेट है वो कम हो गई है। अगला प्रश्न है भारत पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। हाँ, भारत की सर्वाधिक उत्तरी अक्षांश है, तो भारत का सर्वाधिक उत्तरी अक्षांश कहाँ है? 37.6 ये नॉर्थ डिग्री।
अगला प्रश्न है इराक की सबसे बड़ा तेल क्षेत्र, तो इराक का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र कौन सा है? किरकुक है। किरकुक तेल क्षेत्र है, ये भी थोड़ा-सा अतरंगी सा प्रश्न है। अगला प्रश्न पूछा है टाइगा फॉरेस्ट फाउंड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, तो टाइगा सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? वैसे तो ठंडे प्रदेशों में टाइगा है तुम्हारा यूएसए के पार्ट में, कनाडा के पार्ट में और यूरोपियन पार्ट में, बट अगर सबसे लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट टाइगा पूछे तो वो है रशिया में। अगला प्रश्न है विच ऑफ द निम्नलिखित में से कौन सा देश भू क्षेत्र के संदर्भ में भारत से बृहत्तर परंतु ब्राजील से लघुत्तर है? मतलब भारत से तो बड़ा है बट ब्राजील से छोटा है, तो ऐसा कौन सा देश है? तो ऑस्ट्रेलिया है, क्योंकि ये ब्राजील और इंडिया के बीच में आता है। तो एक बार जरा हम सीक्वेंस देख लेते हैं कंट्रीज की। तो सबसे बड़ा रशिया है, फिर कनाडा आता है, फिर चाइना आता है, फिर यूएस आता है, यूएस के बाद ब्राजील है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर इंडिया है और इंडिया से जस्ट छोटा कौन सा है? अर्जेंटीना है। फिर अर्जेंटीना के बाद है कजाकिस्तान और अल्जीरिया। अगला प्रश्न है कंप्यूटर उद्योग में प्रयोग होने वाला सिलिकॉन प्राप्त किया जाता है, तो सिलिकॉन कहाँ से मिलता है? तो हमें क्वार्ट्ज से मिलता है। और बॉक्साइट से क्या मिलता है? तो बॉक्साइट से एल्यूमिनियम। अगला प्रश्न पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति को दुर्लभ माना जाता है? तो दुर्लभ इनमें से तो वैसे कोई भी नहीं है। इंडियन राइनोसेरस को दुर्लभ माना जाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा। और रेयर एनिमल्स इन इंडिया, तो कितने-कितने रियल हैं या दुर्लभ है इंडिया में? तो स्नो लेपर्ड है, बंगाल टाइगर है, इंडियन राइनोसेरॉस है, एशियाटिक लायन है, नीलगिरी ताहर, ये शायद बकरी बकरी है, बकरी की एक वो है। फिर है इंडियन वाइल्ड एस, ये रण के कच्छ में पाए जाते हैं। फिर रेड पांडा है, रेड पांडा इंडिया में पाए जाते हैं, रेयर है। और फिर स्वाद पियर है। तो ये सारी लिस्ट जो है ये रेयर एनिमल्स हैं जो कि इंडिया में है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है इनमें कौन से वृक्ष पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिमी घाटों के ढलानों पर पाए जाते हैं? तो कौन से पेड़ है? ताल के पेड़ है। ये भी काफी अजीब सा क्वेश्चन था। अगला प्रश्न पूछते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शहर को पूरे वर्ष सूरज की किरणें उपलब्ध नहीं होती हैं? तो कौन सा शहर है जहाँ पे सूरज की किरणें पूरे साल भर सीधी नहीं पड़ती? तो श्रीनगर है। ऐसे भी देख सकते थे यार, इनमें से एक ही ठंडा है जहाँ पे हमेशा ठंडक रहती है, बर्फीला मौसम रहता है, तो श्रीनगर है। अगला प्रश्न है भारत में जलवायु और संबंध मौसम की स्थिति में से किस वायुमंडलीय स्थितियों पर निर्भर नहीं है? तो भारत में मौसम और जलवायु किस पे डिपेंड नहीं करती है? तो ईस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, पूर्वी चक्रवाती जो विक्षोभ है, इसका इंडिया के मानसून इंडिया का जो जलवायु है उस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सिंधु की सहायक नदी नहीं है, तो सिंधु की सहायक नदी कौन सी नहीं है? गंडक नहीं है, जसकंड, नुब्रा और श्योक है। गंडक नहीं है। अगला प्रश्न है कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो मेघालय म्यांमार के साथ बाउंड्री नहीं बनाता है। कौन-कौन से बनाते हैं ये भी देख लो। तो 4 नॉर्थ ईस्ट स्टेट बनाते हैं, कौन-कौन से? अरुणाचल प्रदेश बनाता है, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये जो है ये म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। मेघालय नहीं करता है। अगला प्रश्न है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरती है राजस्थान से गुजरती है, फिर मध्य प्रदेश से गुजरती है, गुजरात से गुजरती है, फिर आ जाइए आपका झारखंड से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 8 राज्य हैं जिनकी सीक्वेंस दे रही है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला प्रश्न लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। तो लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ है? करावती में, क्योंकि उसकी राजधानी है। अगला प्रश्न पूछा है कश्मीर, कांगड़ा और कुल्लू की विख्यात घाटियां किस पर्वत श्रृंखला में है? तो कश्मीर, कांगड़ा और कुल्लू घाटियां कहाँ में है? पीर पंजाल श्रेणी में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन होम इन द वर्ल्ड अ मेमोयर पुस्तक के लेखक है? तो होम इन द वर्ल्ड मेमोयर किसने लिखी है? अमर्त्य सेन जी ने लिखी है। इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न करंट का प्रश्न हो चुका है, इसको हटा देते हैं। वैसे शायद ये 15 से 20 साल था इसका, और ये करंट का प्रश्न है, पुराना हो गया, छोड़ देते हैं इसको। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाल ही में प्रकाशित नेहरू तिब्बत और चीन पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, बुक का नाम पूछ सकते हैं, नेहरू तिब्बत और चीन। तो ये किसने लिखी थी? अवतार सिंह बशीर ने लिखी थी। अगला प्रश्न है, ये भी वही है, करंट का प्रश्न है, छोड़ दें इसको। ये भी करंट का प्रश्न है। अगला प्रश्न पूछ रहा है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ है? तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में। श्रीहरिकोटा में नहीं है, ट्रॉम्बे में नहीं है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में। अगला प्रश्न भी करंट का है, स्किप कर देते हैं, करंट के इस प्रश्न को स्किप कर देते हैं। ये सारे करंट के प्रश्न हैं। G5 G7 सब करंट का है, पुराना हो गया, 3 साल पुराना। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि भारत का कौन सा राज्य गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश और किसका है सबसे बड़ा उत्पादक? तो यूपी दूध का है, गन्ने का है, आलू का है, अमरूद का है, आम का है और गेहूं का है। इन सबका सबसे बड़ा उत्पादक है। ये करंट का प्रश्न है, छोड़ देते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूर्वांचल एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक है? तो लखनऊ से गाजीपुर। अगला प्रश्न मैचिंग का है।
पूछ रहा है कौन सा बेमेल है, तो चीनी के बर्तन, ये खुर्जा में, बिल्कुल सही, पॉटरी का काम होता है खुर्जा में। ओडीओपी के अंदर पॉटरी बनाई भी गई है, ब्लैक पॉटरी के लिए। टार्च उद्योग लखनऊ में है, ठीक है। खाद्य उद्योग गोरखपुर में, ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण है, वहाँ पे खोला गया है। पूछा है सिगरेट उद्योग आगरा में, तो सिगरेट उद्योग आगरा में नहीं है, सिगरेट उद्योग सहारनपुर में है। और सहारनपुर किसके लिए फेमस है? दूसरा, यहाँ पे पेपर इंडस्ट्री है, तो क्योंकि पेपर इंडस्ट्री है इसलिए सिगरेट उद्योग भी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा है कि आयुध कारखाना यूपी में कहाँ है? तो आयुध कारखाना कहाँ पे है? कानपुर में है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की ऑयल रिफाइनरी, तो ऑयल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो सबको पता है, मथुरा में है। इसी की वजह से वो ताजमहल पीला हो रहा था। अगला प्रश्न पूछा है कि कौन फीमेल है फिर से, तो नृत्य शायद पूछेंगे, तो छोलिया गोरखपुर का, तो छोलिया गोरखपुर का नहीं है भाई, छोलिया जो है ये उत्तराखंड और नेपाल में, नेपाल का नृत्य है। बाकी सारे सही है। शीला जो है ये मिर्जापुर का है, कर्मा जो है मिर्जापुर का है, राई नृत्य भी बुंदेलखंड का है। और शीला और कर्मा ये दोनों मिर्जापुर और सोनभद्र दोनों में, दोनों के हैं नृत्य, बट छोलिया जो है ये उत्तराखंड और नेपाल का है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी सेवा के संदर्भ में हिंदी संस्थान द्वारा प्रदान नहीं किया जाता है। ये भी थोड़ा अजीब सा प्रश्न था। तो इनमें से लोहिया अति विशिष्ट सम्मान जो है ये हिंदी संस्थान हिंदी सेवा के अंतर्गत नहीं दिया जाता है। बाकी साहित्य भूषण सम्मान, ज्ञानपुर सम्मान और भारत भारत सम्मान ये सभी हिंदी के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि राजा पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, इसके संबंध में सूचना कहाँ से मिलती है? तो इसके संबंध में जो सूचना है वो हमें अयोध्या अभिलेख या शिलालेख से मिलती है। तो अयोध्या अभिलेख जो है इसमें लिखा है कि राजा पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। इसको और क्या बोलते हैं? इसको धन धन्व धन्वदेव अयोध्या इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं, धन्वदेव अयोध्या इंस्क्रिप्शन कहते हैं। इसमें रेफरेंस ऑफ अ लोकल किंग धन्वदेव, धन्वदेव वहाँ का उस समय लोकल किंग था। उसमें लिखा गया रिकॉर्ड दैट पुष्यमित्र परफॉर्म्ड टू अश्वमेध यज्ञ। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इस निम्नलिखित में आमों की किस्मों में से किसे रामों का आजा कहते हैं? तो रामों का आजा जो है आमों का राजा जो है वो दशहरी को कहते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन फीमेल है? तो इसमें जगनिक कवि जो है आधाचरित, जगनिक कवि ने आधाचरित लिखी है, सही है। कवि विद्याधर चंद्रकांता नहीं, चंद्रकांता जो है वो लिखी थी देवकी नंदन खत्री जी ने, और ये पब्लिश हुई थी 1888 में। ये काफी फेमस है, इसके ऊपर मूवी और एक टीवी शो भी बना था, टीडी1 पे आता था बहुत पहले। तो चंद्रकांता लिखी थी देवकी नंदन खत्री जी ने। अगला वृंदावन लाल वर्मा इन्होंने मृगनयनी लिखी, मैथिली शरण गुप्त ने साकेत लिखी है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है शतरंज के खिलाड़ी इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो शतरंज के खिलाड़ी जो है ये मुंशी प्रेमचंद की रचना है, मुंशी प्रेमचंद से इससे पहले भी क्वेश्चन पूछे गए थे इसमें। अगला प्रश्न है द रिवॉल्विंग फंड फाउंडेशन इज एस्टेब्लिश्ड फॉर, ये भी थोड़ा सा खतरनाक क्वेश्चन है, ओल्ड एंड वीक वुमेन्स के लिए, तो वृद्ध एवं कमजोर महिलाओं की सहायता के लिए रिवॉल्विंग फंड फाउंडेशन की स्थापना की गई थी। अगला और अंतिम प्रश्न है स्वतंत्रता संग्राम संघर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश ने किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, मतलब पूर्ण नेतृत्व तो नहीं किया था हाँ, बट इन्होंने आके एक बार सभा का संबोधन जरूर किया था। तो अवध किसान सभा वाज फाउंड बाय जवाहरलाल नेहरू एंड बाबा रामचंद्र इन 1920। बट वैसे जो इसका जो सबसे सटीक आंसर है वो बाबा रामचंद्र होना चाहिए। इन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी ने आके सभा को संबोधित किया था, और बाकी सारा काम इन्होंने किया था रामचंद्र जी ने 1920 में। तो यही था 10 दिसंबर का पेपर शिफ्ट 2 का। धन्यवाद।